मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 6। क्या मैं जादू दुनिया में आ गया है? भगवान, मैं ये कहाँ आ गया? आरव अपना सर पकड़कर बैठ हुआ था। फिर कुछ सोचते हुए वह उसे कक्ष से बाहर चला गया। हर आसपास बहुत गौर से देखते हुए सोचने लगा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या? सच में लोगों का रीबर्थ होता है? ये सब सोचते हुए वह पूरी तरह से बाहर निकल गया। जब बाहर आकर उसने आसपास देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर इस वक्त था और आज पर बहुत बड़े बड़े बाहर मौजूद थे और पहाड़ों से घिरा हुआ एक बड़ा सब जगह, जहां चारों तरफ घर, तालाब और एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। और दूसरे साइड एक छोटी सी नन्ही बनती हुई पहाड़ के नीचे बहुत बड़ा झरना था, जिसके नीचे एक लंबी नदी बह रही थी। दूर दूर तक घना जंगल और दूसरे साइड कुछ दूरी पर एक और शहर नजर आ रहा था, जिसके बीच में ही बहुत ही सुंदर महल का आधा अधूरा दृश्य नजर आ रहा था। वहां के आसपास के सारे नजारे को देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। वह आसपास देखते हुए मन ही मन कहने लगा, वह ये तो किसी ग्राफिक इमेजिनेशन दुनिया जैसा लग रहा है। अगर यह सच है तो यहाँ आसपास सारी चीज इतनी, बताओ कितना अमेजिंग है ये सब। बस मेरे पास अभी फोन होता तो मैं अभी इतनी अच्छी अच्छी फोटो लेकर सीधा पोस्ट कर देता। एक ही दिन मुझे लाखों व्यू मिल जाते। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको अभी भी चक्कर आ रहे हैं? यह आवाज सुनकर आरव अपनी सोच से बाहर आया और पीछे देखने लगा। उसे चौंकते देखकर महेश्वरी उसकी तरफ जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसके साथ दूसरी तरफ नजारे को देखते हुए कहने लगी, ये हमारा छोटा सा शहर है, आपके पारस साम्राज्य के जैसा भाव और बड़ा देश नहीं। क्या पारस साम्राज्य के कहां पर है? अरब में उसे देखकर कहा। फिर वह महेश्वरी को गौर से देखने लगा। महेश्वरी की 21 साल की लंबी और बहुत ही सुंदर लड़की थी। अपने आसपास रहने वाली लड़कियों में और उसकी आध्यात्मिक शक्तियां और शास्त्र और जादू वह बचपन से सीखते आ रही थी। उसका और मेघा राज्य की राजकुमारी काव्य दोनों ही एक दूसरे से, दोनों को ही कंपैरिजन होता था, पर राजकुमारी होने के कारण काव्य को ज्यादा मान सम्मान और उचित दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए महेश्वरी सिर्फ थोड़ा नीचे झुका था, पर उसका एक अलग ही व्यक्तित्व उसके चेहरे पर साथ झलकता था और उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज मौजूद था। पर इस वक्त उसका चेहरा एकदम नॉर्मल और मुस्कुरा रहा था, एक साधारण लड़की के जैस नहीं। महेश्वरी जानबूझकर अपनी शक्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी, नहीं तो उसका तेज और उसकी ऑरा देखकर आरव उस डर सकता था, क्योंकि वेद उसे यह बात बता दी थी कि इस वक्त आरव को कुछ भी याद नहीं है। इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे आरव डरे। माहेश्वरी ने उससे कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारा याददाश्त चले जाने के कारण तुम्हें मैं याद नहीं हूं, पर मैं तुम्हें सारी चीज बहुत आराम से बताती हूँ। उससे पहले तुम कुछ खा लो। चलो मेरे साथ। पकड़ लिया और उसे अपने घर की तरफ ले गई। आरव जब बहुत वहां देखा तो उसने देखा एक सफेद बहुत ही सुंदर आलीशान सा महल मौजूद था, जो दिखने में बहुत छोटा पर प्यार था, और उसके सामने बहुत ही कलरफुल और हरी भरी पेड़ पौधे लगे हुए थे, जो उसे घर को बहुत ही ज्यादा मनमोहन बना रहे थे। उसने देखा कि अरे, ये तो जहां से मैं निकला हूं वहीं आ गए। को अपने घर को इस तरह से निहारते हुए देखकर माहेश्वरी मुस्कुरा दी और वह उसके साथ चलते हुए कहने लगा, अब तुम यही ही रहोगे तो आराम से देख लेना सारी चीज। पहले तुम अच्छे से खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बताऊंगी। ये सुनकर आरव वहीं रुक गया और माहेश्वरी जो उसका हाथ पकड़ कर रखी चल रही थी, वह पीछे मुड़कर सवाल है नजरों से अब को देखने लगी। तुम आरव है? उसे देखा फिर अपने हाथ को, और वह माहेश्वरी के हाथ को छुड़ाकर इधर उधर देखने लगा। फिर थोड़ी ही जागते हुए कहने लगा, हमारे बारे में? मतलब क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें बात नहीं बताऊंगी। माहेश्वरी के साथ अंदर आया तो उसने देखा कि कुछ देर पहले उससे मिलने आए तो लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। माहेश्वरी ने आरव और उन दोनों अब को उन दोनों के बारे में बताया, मैं अपनी माँ के बारे में भी। फिर वह सब मिलकर खाना खाए। खाना खाने के बाद वह वहीं बैठे रहे। तो माहेश्वरी ने अपने पिताजी की तरफ देखकर कहा कि वह आरव को लेकर नदी के पास जा रही है, जिस पर उसका भाई करण तुरंत उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि वह भी उसे उनके साथ जाएगा। माहेश्वरी ने कुछ नहीं कहा और वह आरव के साथ चलने लगी। एक तरफ माहेश्वरी तो दूसरी तरफ करण आरव की अगल बगल में चल रही थी। करण का कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, पर माहेश्वरी मुस्कुराते हुए आगे चलते हुए आरव को देख देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा और शर्मा रही थी। वह देखकर कारण को बहुत आश्चर्य होगा कि किसकी बहन का ये रूप उसने पहली बार देखा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आपकी इस इंसान ने उसके वाहन के और उसके ऊपर क्या जादू कर दिया है। आरव बस चुपचाप उन दोनों को देखते हुए मन ही मन सोच रहा था कि आखिर वह करेगा क्या जब तक वह लोग नदी के पास पहुंचे। आरव बहुत कुछ सोच चुका था और उसने मन में कहा, आज यही मेरी किस्मत है, तो अब मैं अपने बारे में हर हाल में जान कर रहूंगा। मैं कौन हूं और कहां से बिलोंग करता हूं। हालांकि मेरे पिछले जन्मों के बारे में मुझे सब कुछ पता है, पर मैं इस वक्त जिसके शरीर में हूं उसके बारे में तो मुझे कुछ खबर ही नहीं है। यह उसके बारे में सब कुछ जानती है, पर मुझे नहीं लगता कि यह जानती भी होगी कि नहीं। इस वक्त मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं, पर उसने मेरी जान बचाई है, पर यह भी तो हो सकता है कि यह मुझसे झूठ भी कह सकती है। जिस तरह से यह मुझसे बात कर रही है और उसका भाई मुझे चुप घूर रहा है, ये तो समझ आ गया कि यह लड़की मुझे पसंद करती है और इसका भाई मुझे पसंद नहीं करता। और वेद जी और उनके पापा जी बहुत अजीब नजर से मुझे देख रहे थे। क्या मैं कोई एलियन हूँ? छोड़ो इन्हें, तो एलियन का मतलब ही नहीं समझ नहीं आएगा। ये सब मन ही मन कहते हुए और माहेश्वरी के साथ चलने लगा।
जब वह लोग नदी के पास आ गए तो एक पत्थर के किनारे बैठ गए, पर आ रहा हूं आगे जाकर नदी के बाटी पानी से अपने चेहरे को गौर से देखने लगा और कहने लगा, कुछ भी कहा। इस उससे लड़के का चेहरा काफी अच्छा है, पर इसका शरीर कितना दुबला पतला है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता, अच्छा डाइट ले, तुमने हीरो से काम नहीं लगता क्या? सच में लड़का इतना कमजोर था कि मर गया, मुझे तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा है अपने चेहरे को देखते हुए। उसकी कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम आराम से बैठ और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उससे कुछ कदम दूर होकर आ जाओ, कारण के बराबर बैठ गया और कहने लगा, क्या तुम मुझे मेरे बारे में बता सकती हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैं करता क्या था? और मेरी नदियों से गिरने से पहले मुझे जहां तक याद है कि मैं एक इंसान जगह पर बेहोश पड़ा था, फिर अचानक से नदीम फिसल गया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आया और जब मेरी आंखें खोली तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ था। ये सुनकर माहेश्वरी कुछ सोचने लगी, फिर उसने आर की तरफ देखकर कहा, क्या तुम उसे सुनसान जगह के बारे में बता सकते हो कि वह कैसा जगह था? ये सुनकर आरव में जब वहां होश में आया था तो आसपास की जगह के बारे में याद करते हुए वह सब कुछ माहेश्वरी और करण को बता दिया। इस सुनकर कारण और माहेश्वरी एक दूसरे को देखने लगी कि वह जगह इन चाहिए जहां जादूगर एक दूसरे से लड़ाई करते थे और इस बारे में से बहुत कम ही लोगों को पता है। कारण उसकी तरफ देखकर कहने लगा, तुम्हें उससे आगे कुछ पता है कि तुम वहां पर कैसे पहुंचे और तुम्हारे साथ हुआ क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेहोश था, आपसे जब पूछा तो आसपास देखकर डर गया, फिर जब पानी पीने के लिए नदी के पास गया तो मैं वहां से फिसल गया और जब मैं बेहोश हुआ था और उसका मुझे होश आया था उसे जगह पर, तब भी मुझे कुछ याद नहीं था, मैं तो बहुत डर गया था उसे जगह को देखकर। माहेश्वरी आरव को देखकर कहने लगी, मैं तुमसे पारस साम्राज्य के बाजार में मिली थी जहां व्यापारी और बहुत सारे लोग अपना सामान भेजने और खरीदने हैं, तुम वहां एक मिट्टी के सामान बनाकर भेजते थे, वही मैं तुमसे पहली बार मिली थी और पहली बार गलती से मेरे हाथ से तुम्हारे बहुत कीमती सामान जो मिट्टी के बने हुए थे वह टूट गया था, जिसके कारण तुमने मुझे चिल्लाकर भगा दिया था। तुमने मुझे पूरे सामानों का हार जाना मांगा, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करने लगी और हम दोस्त बन गए और धीरे धीरे हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और तुम एक बार मेरे साथ कहीं घूमने आ जा रहे थे तो हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया था, तो तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। तब से मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ और तुमने भी यह बात मान ली और हमने सगाई कर ली। क्या हम एंगेज्ड है? यह क्या कह रही हो? आरव पूरी तरह से बातें सुनकर हैरान और शाकर दोनों रह गया। तो वही कारण का मुंह खोल का खुला रह गया अपनी बहन को इस तरह किसी से झूठ बोलते देखकर। हालांकि माहेश्वरी ने बहुत हद तक सच और झूठ बोला था, पर वह इस तरीके से बोल रही थी कि उसकी हर एक बात में सच्चाई नजर आ रही थी। अगर वह आरव को सच बताता देती तो आरव वहां से चला जाता, जो माहेश्वरी नहीं चाहती थी। इसलिए माहेश्वरी ने सोचा कि वह आरव को किसी भी तरह से अपने साथ बांध कर रख ले, क्योंकि अब वह आरव को हमेशा के लिए अपना साथ रखना चाहती थी। तो नहीं आ रहा हूं मैं झूठ बोलकर, आरव कहा, यह नहीं हो सकता, हमारी सगाई नहीं हो सकती। क्या तुम सच बोल रही हो या मैं तुम्हें यकीन नहीं होता तो मत करो, वैसे भी मैं कोई जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। कुछ दिनों के बाद मैं आचार्य नगरी जा रही हूं, तब तक तुम्हें कुछ याद आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम नहीं हमारे साथ रहकर मेरे भाई के साथ शास्त्र और जादू शक्तियां आध्यात्मिक शक्तियों पर शिक्षा ले सकते हो। हमारे यहाँ बहुत सारी जादू के शस्त्र टीचर और ज्ञानी लोग रहते हैं। यहाँ के शुद्ध वाटर वंगी को लोग रहते हैं। तुम ये कह सकते हो कि यहाँ से जादू की जानकारी लोग और कुछ आम लोग रहते हैं। दूर दूर से पूरे राज्य के बच्चे यहाँ जादू सीखने और स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, पर जिनका भी अज्ञात्मक शक्ति का शक्ति स्रोत का ईस्ट या उसके आसपास बढ़ जाता है, वह आचार्य नगर जाकर अपनी जादुई शक्तियां भी बढ़ा सकते हैं। एपिसोड 7। आरव कहा, यह नहीं हो सकता, हमारी सगाई नहीं हो सकता, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं होता तो मत करो, वैसे भी मैं कोई जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। कुछ दिनों के बाद मैं आचार्य नगरी जा रही हूं, तब तक तुम्हें कुछ याद आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम नहीं हमारे साथ रहकर मेरे भाई के साथ शास्त्र और जादू शक्तियां आध्यात्मिक शक्तियों पर शिक्षा ले सकते हो। हमारे यहाँ बहुत सारी जादू के शस्त्र टीचर और ज्ञानी लोग रहते हैं। यहाँ के शुद्ध वाटर को लोग रहते हैं। तुम ये कह सकते हो कि यहाँ से जादू की जानकारी लोग और कुछ आम लोग रहते हैं। दूर दूर से पूरे राज्य के बच्चे यहाँ जादू सीखने और स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, पर जिनका भी अज्ञात्मक शक्ति का शक्ति स्रोत का क्रिस्टल पत्थर या उसके आसपास बढ़ जाता है, वह आचार्य नगर जाकर अपनी जादुई शक्तियां भी बढ़ा सकते हैं। आरव को कुछ बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वह शांत होकर उसकी बातें सुनने लगा, क्योंकि जब से वह यहाँ आया है तब से ऐसी चीज उसे सुनने को मिलती, इसलिए अब सारी चीजों को ध्यान देकर समझना पड़ा। आरव को इतना तो समझ गया कि अब इस दुनिया से वह वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। माहेश्वरी उसे इस दुनिया के बारे में बताने लगी। आरव अपना छोटे छोटे सवाल पूछकर इस दुनिया के रहस्य और इस दुनिया के जानकारी ले रहा। सारे कुछ जानने के बाद आरव एकदम से शांत हो गया और वह नीचे देखते हुए किसी गहरी सोच में चला गया, और उसे ऐसा करते देखकर कारण और माहेश्वरी वह दोनों उससे ही देखने लगी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद कारण ने कहा, चलो चलते हैं, बहुत हो गया बातें। ये कहकर वह जो नदी के किनारे पत्थर पर बैठा, तभी उसका पैर एक पत्थर के बीच फिसल गया और उसके पैर मुड़कर नदी के किनारे फिसल कर गिर गया और एक जोर से दर्द पैर में चोट लगने का कारण जोर से चिल्ला उठा।
ये देखकर आरव और महेश्वरी उसके किनारे पर बैठा दिए कारण दर्द के मारे अपना पैर पड़े अपनी आंखें बंद किया हुआ था। तो वही आरव झट से उसके पैर को देखने लगा, उसके बाद उसे शांत करते हुए धीरे धीरे उसके पैर पर मसाज करने लगा, फिर छत से उसका पैर को मोड़ दिया, जिससे एक चीख उसे जगह पर गुजी और करण ने चीखते हुए कहा, क्या कर रहे हो, मेरे पैर तोड़ने का इरादा है क्या? आरव कहा, आपने लो, तुम्हारा पैर ठीक हो गया जिससे तुम्हें और ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, माहेश्वरी और आरव दोनों कारण को सहारा देखकर घर ले आए। आरव ने महेश्वरी को देखकर कहा, तुम्हें बहुत जल्दी ही यहाँ से जाना है, इसलिए तुम अपनी तैयारी करो, मैं कारण को संभाल लूंगा और जाते हुए माँ को लेप बनाने को कह दो, मैं कारण को उसके रूम में ले जाता हूँ। ये कहकर आरव कारण को उसके रूम में ले जाने लगा। कारण का नेचर ही बहुत ही दयालु होता, दयालु है, वह सबकी मदद करता था। तो वही माहेश्वरी खुद की माँ को आरव के मुंह से माँ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। अमे कारण को उसके बिस्तर पर लेटा दिया और उसके जख्म देखने लगा तो कारण वहीं अब दर्द से बस धीरे धीरे करह रहा था और आरव उसे देखते हुए कहा, नदी के किनारे पत्थर बहुत थी जिसके कारण तुम्हें चोट तो काम लगी है पर तुम्हारे शरीर में दर्द बहुत हो रहा होगा। तभी आरव के पास करण की माँ आ गई और उसके हाथ में लेपथा से लेते हुए आराम ने कहा, आज चिंता मत कीजिए, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसी भी छोटी मोटी चोट है, क्या गर्म पानी और गर्म कपड़ा ला सकते हैं? ये सुनकर माहेश्वरी की माँ ने उसे एक नजर देखा, फिर हाँ में सर हिलाते हैं वहां से चली गई। कारण उसे देखते हुए कहने लगा, तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ, क्या तुम खुद तो अभी बिस्तर से उठे हो और मेरा इलाज करने चले हो? ये कहकर कारण मुंह बना दिया और उसे देखकर आरव बस मुस्कुराते उसे देखकर कहा, यही समझ लो अभी तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, किसने कहा था कि नदी के किनारे चिकनी जगह पर बैठने को? ये कहते हुए आरव उसके साथ बातें करने लगा और धीरे धीरे उसके चोट पर लेप लगा दिया और माहेश्वरी और करण के माँ के लाए हुए कपड़े और गर्म पानी से वह कारण के पैर को सेकाने लगा। डॉक्टर होने के कारण आरव को पता था कि कारण को किस तरह से और उसका इलाज करना है। ये सब सोचते हुए आरव करण की तरह देखकर कहा, जो अपनी आंखें बंद करे आराम से लेटा हुआ था। कारण, क्या तुम सो गए? नहीं, बस तुम जो मेरे पैर पर मसाज कर रहे हो ना, वह बहुत अच्छा है। एक बात पूछना था तुमसे। हाँ पूछो, क्या वेद लोग भी जादूगर होते हैं? हाँ, कुछ जादूगर की पहली स्थिति ग्रास टाइप की होती है जो पेड़ पौधे और प्राकृतिक एनर्जी से बनती है। वैसी एनर्जी आयुर्वेद में बहुत सारी और अच्छी काम आते हैं, पर यह बहुत ही कम दर्ज वाली लोगों के पास ही होता है, क्योंकि वेद ऐसे वेदों सिर्फ साधारण वेद नहीं होते हैं, वह लोग जादूगर के वेद होते हैं। वह अपने जादू से बड़े जादूगर को ठीक कर सकते हैं। क्या जादूगर को भी चोट लगती है तो जादूगर होने का क्या फायदा? अगले दिन तक पूरे समय आरव कारण के साथ था। वह कारण का ध्यान भी रखना चाहता था और वह इतना तो समझ गया था कि कारण बुरा इंसान नहीं है, बस वह उसकी बहन के कारण उसे थोड़ा चिढ़ा हुआ रहता है। अगले दिन के शाम के समय आरव कारण के साथ बैठा कुछ खा रहा था, तभी वहां पर माहेश्वरी आ गई, जिसे देखकर कारण ने मुंह बनाते हुए कहा, आप श्रीमती को हमारी याद आई, बताए महारानी जी, क्या आपने भाई को ऐसा देखकर कैसे लगा रहा है? माहेश्वरी ने कारण के बातों को इग्नोर किया और आरव की तरफ देखकर उसे पूछने लगी, जिसे सुनकर कारण और महेश्वरी दोनों इतना समझाने की आरव को भी आयुर्वेद या उपचार के बारे में जानकारी है, जिसे सुनकर वह दोनों बहुत प्रभावित हो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और आरव अब उसे माहौल में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गया और उसे बहुत सारी चीज के बारे में पता चली, जैसे कि वह यहाँ पर अनजान है और बहुत सारे, पर उसका शरीर कमजोर होने के कारण वह अभी ज्यादा चीज नहीं कर सकता। अरब में शरीर को मजबूत बनाने के लिए अपने आप को मजबूत और अपने शरीर को मजबूत बनाने के बारे में सोचा और उसे कई दिनों मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे थे, जिसके कारण आरव हो नहीं पाया और उसे बीच वह माहेश्वरी और करण की थी हुई पुस्तकें पढ़ने लगा। ऐसी कुछ दिन भी दिखाएं और एक दिन जब महेश्वरी आचार्य जादू नगरी के लिए निकलना था, इसलिए वह चाहती थी कि वह आरव को बहुत कुछ सिखा दे ताकि उसे बहुत आसानी हो। वैसे तो आचार्य जादू नगरी में आम इंसान भी जादू सीखने आ सकते थे, पर उससे पहले उन्हें बहुत सारी चुनौती दी जाती थी, जिसे पूरा करने के बाद ही कुछ आम इंसानों को भी जादू नगरी में प्रवेश मिल जाता था। एपिसोड 8, जादू नगरी में प्रवेश। पर माहेश्वरी जैसी उच्च श्रेणी की जादूगर जिन्हें शास्त्र और जादू का मध्य ज्ञान होता है, उन्हें सीधे तरीके से जादू नगरी में प्रवेश मिल जाता था। ये सब के बारे में पता चलते ही आरव कभी मन अब जादू नगरी में जाकर जादू सीखने का हुआ और वह उसके लिए आरव धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाने लगा। माहेश्वरी के पिता और वेद जी के बारे में सुनने के बाद तो उसे और कॉन्फिडेंस आ गया कि वह भी एक अच्छा जादूगर बन सकता है। ये सब सोचते हुए आरव कारण अब रोज सुबह नदी के किनारे मेडिटेशन करने लगे और अब अपने शरीर को फिट बनाने के लिए बेसिक एक्सरसाइज करने लगा, जो वह हमेशा करता था। तो वही कारण भी आरव को देखकर उसे के साथ देता है। और माहेश्वरी के जाने के बाद आरव थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। वह ऐसे ही दोपहर की खाने के बाद वह और कारण बैठे हुए थे। आरव और अपने पिछले जिंदगी के बारे में याद करते हुए कहने लगा,
मेरी पिछली जिंदगी का लव लाइफ की कोई खास नहीं था और इस जिंदगी में तो क्या ही खाने पर यह बहुत इंटरेस्टिंग है जादू यहाँ के लोग और अलग ही एडवेंचर हो रहा है बस लड़के के बारे में पता चल जाए जिसका नाम भी मुझे मिलता है चलता है और उसी से हिसाब से मुझे आजकल सपने आ रहे हैं वैसे तो इसके बारे में मैं किसी को बात नहीं सकता ये सोचते हैं वह अपने सपने के बारे में सोचने लगा जहां एक लड़की हाथों में खंजर लिए आपके ऊपर बहुत बेदर्दी से वार कर रही है और अब पूरे जख्मी हालत में उसके सामने घुटने टेकी खड़ा हुआ उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था उसे लड़की का शक्ल साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था पर यह दृश्य बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना था जिसके सपना कई दिनों से आरव को आ रहे थे और उसके सपने में कई बड़े बड़े महल और कुछ धुंधली तस्वीर और चीज आते रहते थे जिससे वह रात रात भर सो नहीं पा रहा था ये सब सोचते हुए आरव ने मन ही मन कहा क्या ये सपने मेरे पास से जुड़े हुए हैं क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार हमें सपने वही आते हैं जो हमारे साथ भी बिता होता है कर्ण तुम अकेले अकेले ये क्या सोच रहे हो कारण जो उसके बगल में बैठा हुआ था उसे देखते हुए कहने लगा अब अपने ख्यालों से बाहर आया और आरव ने करण की तरह देखकर कहने लगा क्या तुम्हें भी मेरे अंदर कुछ अलग नजर आता है जैसे तुम्हारे पिता और वेद जी ने कहा था कारण ने उसे देखा फिर बिना उसके तरफ देख कहा मुझे नहीं पता पर हो भी सकता है क्या तुम्हें अपने पिछले जिंदगी के बारे में कुछ याद आया कि तुम कौन थे उसकी बात सुनकर आ रहा हूं उन्हें मन ही मन कहा मुझे तो सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद है इस जिंदगी में मैं कौन था क्या था मुझे खुद पता नहीं है और मैं क्या इस शरीर के मालिक कैसा था कौन था यह मुझे ही नहीं पता अजीब दुनिया में डाल दिया है भगवान ने मुझे वह एक डॉक्टर था एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब करता था और अपनी उसकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में बहुत ही बिजी रहता था उसका सपना एक फेमस डॉक्टर बनने का था जो वह बन चुका था और इस सपने को पूरा करते हुए उसे बहुत मेहनत करना पड़ा था आरव को खोया हुआ देखकर करण ने कहा जब मैं तुम्हें मेरे बारे में कुछ पूछता हूं तुम ऐसे ख्यालों में गुम हो जाते हो आखिर क्या सोचते रहते हो जब तुम्हारा दिमाग में कुछ है ही नहीं ये सुनकर आरव उस घूर कर देखा तुम्हारी चिढ़कर क्यों रहते हो उसमें मेरी क्या गलती कि तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है ये सुनकर कारण का मुंह बन गया और वह कहने लगा मैं इस वजह से तुम्हें पसंद नहीं कभी ऐसा कुछ नहीं है बस तुम मुझे बहुत अजीब लगते हो तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है बड़े खानदान के राजकुमार को पर तुम्हारे शरीर और तुम्हारे स्वभाव को देखकर तो ऐसा लगता है कि सब इंसान ही होते हैं अमीर गरीब या राजकुमार और जादूगर उसे सब अमीर इंसानी होते हैं तुम पहले अपने बोलने का तरीका सीखो यार यह क्या कारण ने कहा चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ ये कहकर करण आरव को एक ग्रंथ वाले लाइब्रेरी में ले आया इतनी सारी बुकें देकर आ रहा हूँ एक्साइटेड हो गया और वह सारे बुक्स को देखते हुए बहुत खुशी खुशी होती है तुमने मुझे यहाँ इस शो अमेजिंग कमरे में इतने सारे बुक दिस इज ए अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल इंटीरियर उसकी ऐसी बातें सुनकर कारण ने उसे देखा तो कहा तुम ये बीच बीच में जो कहते हो ना ये भले मुझे समझ नहीं आती पर ऐसी चीज ऐसी भाषा होती भी है और तुम यह इतनी आसानी से बोल देती हो क्या तुम्हें ये भाषा सीखी है ये सुनकर आरव उसे हैरानी से देखने लगा और तुम इंग्लिश के बारे में बात मुझे इंग्लिश आती है कि मन ही मन कहने लगा भाई मैं डॉक्टर हूं तो मुझे तो आना ही चाहिए ना यह मैं तुम्हें कैसे सीखूंगा कि शुद्ध हिंदी तो मुझे समझ आ जाती है पर उसे समझने के लिए मेरा दिमाग बहुत खर्च होता है इतना तो मुझे फॉर्मूला समझने में खर्च नहीं करना पड़ा कितना उसे शुद्ध हिंदी समझ हिंदी सही है करण आरव को फिर से ख्यालों में खोया देखकर करने कहा तुम फिर खो गए ऐसे ही रहोगे तो बन गए तुम जादूगर पिताजी ने कहा है कि तुम्हें इन किताबों में से कुछ किताबें दे दो ये कहकर वह किताबें ढूंढते हुए निकलकर आरव को देने लगा कुछ देर में आरव के पास 5 किताबें आ गई उन 5 किताबें को देखने के बाद आधा थोड़ा कंफ्यूज हो गया करण की तरह देखकर कहा 5 रन के पुस्तक है 5 हफ्तों के अंदर हमें ये 5 रत्न पुस्तक और शास्त्र पढ़कर खत्म करना होगा और इसे पढ़ना ही नहीं है पूरी तरह से इनके मंत्र और श्लोक को अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से स्थिर कर देना है क्योंकि 5 हफ्ते बाद एक प्रतियोगिता होगी इसके लिए हमें आचार्य महावीर जाकर उसमें भागीदार बनना है और उसे पर आओ में यही सारी चीज हमारे काम आएगी और हम फिर माहेश्वरी की तरह उसके साथ जादू सीख सकेंगे ये हर साल नहीं होती बस कुछ 12 सालों में एक बार ऐसे प्रतियोगिता होती है जहां आम इंसानों को जादू सीखने का मौका मिलता है और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें यह मौका मिल रहा है और हमारे परिवार से जुड़ने के बाद अब यह मौका बहुत ही आसानी से तुम्हारे लिए है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अरे वही कि अगर तुम किसी और आम जगह से उसे प्रतियोगिता में जाती ना तो वहां तुम्हें इतनी प्रसिद्ध किताबें पढ़ने को नहीं मिलती यह किताबें हमारे कुल शास्त्रियों की अमानत है जो सिर्फ हमारे घर के लोग या कुछ कुछ दर्जे की शास्त्री कर सकते हैं और कोई नहीं बचपन से माहेश्वरी इसी किताबों को पढ़कर इतनी जल्दी पंचरत्न के आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी है और तुम भी तो नहीं पहुंचे अब तक आरव ने बीच में कहा इस पर कारण ने कहा वह इसलिए क्योंकि इस किताबों का ज्ञान उसे इंसान के शारीरिक और मानसिक शक्तियों को देख करते हुए ही होता है और बचपन से मेरी शारीरिक शक्ति बहुत ही काम हुआ करती थी इसलिए मैं हमेशा बीमार रहता था जिसके कारण मैं शास्त्र और जादू की किताबें नहीं पढ़ पाता था ये सुनकर आ रहा हूँ आरव ने सर हिलाया क्योंकि कारण का शरीर भी आर की तरह थोड़ा कमजोर तो था ही इसलिए हम माहेश्वरी उसे हमेशा दबाकर और धमका कर ही रखती थी करण ने उसे आगे बताया आराम कुछ सोचती है कहने लगा तुमने कहा कि
जोड़ यहाँ की सिर्फ राज्य रॉयल फैमिली के लोग की जादू करने में महारत हासिल किए हुए हैं, और तुमने जितने भी जादूगर के बारे में बताया वह सब भी राजा महाराजाओं के पूर्वी से हैं, तो क्या मतलब कोई आम इंसान उन जैसी जादूगर नहीं बन सकता क्या? क्या तुम लोग भी कोई राज परिवार से हो? नहीं नहीं, हम कोई राज्य परिवार से नहीं है, पर सबकी शक्तियां अलग अलग होती है। हम इस ग्रंथ और अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति से उच्च राज्य और राजा महाराजा की फैमिली के बच्चों के साथ अपनी तुलना कर सकते हैं। उनके पास उनके पुरुष पुरखों से मिली हुई शक्तियां उन्हें मिलती है, पर हमें अपनी शक्तियां जागृत करनी पड़ती है। उन्हें सिर्फ अपने जादू की शिक्षा लेते हैं, पर उनके अंदर एक अलग ही शक्तियां पाई जाती है। और रही बात आम इंसान की, तो आम इंसानों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एक जादू सीखने के लिए, पर आम इंसान अपनी रोज जिंदगी में ही इतना खोए हुए होते हैं कि उन्हें इन सारी चीजों में ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि बड़े बड़े लोग जो रॉयल फैमिली से आते हैं वह लोग आम इंसानों को अपने नौकर बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए वह लोग ऐसे लोग जो आगे बढ़कर जादू सीखना चाहते हैं उन्हें पीछे कर अपने लोगों को आगे बढ़ते हैं, और जो आम इंसान बहुत अच्छा दर्जे का जादूगर बन जाते हैं वह उन्हें अपने लिए काम पर रख लेते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, सुरक्षा गार्ड या सैनिक। और तुम ये भी कह सकते हो कि आचार्य नगरी में बहुत छोटे फैमिली के जादूगरों को बड़े फैमिली के नीचे काम करना पड़ता है, और इससे आगे की सच्चाई मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आरव को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वह ऐसे किसी का नौकर नहीं बनना चाहता, पर उसका सबसे पहले मकसद तो खुद की पहचान को जानना है और उसे आ रहे सपना की सच्चाई तक पहुंचाना। एपिसोड 9। आचार्य नगर में बहुत हम उम्र के लड़के लड़कियां पूरे जोश के साथ इधर उधर देखते हुए अपने ग्रुप में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ लोग अपने घर के गाड़ियों में आ रहे थे, तो कुछ पास ही के स्टेशन से। सबके हाथ में अलग अलग सामान और बैग थे, और सब इधर उधर एक दूसरे को देखते हुए उनकी जादुई शक्तियों के बारे में सोचते हुए आचार्य नगरी के बड़े से प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश कर रही थे। ये प्रवेश द्वार के अंदर एक शहर सी बसा हुआ था, जहां सबसे पहले एक बाजार और बहुत सारे घर, दुकान और बड़े बड़े बिल्डिंग जैसी बने हुए थे। अगर अब यहाँ होता तो ये सारी चीज देखकर वह तो भरोसा ही नहीं कर पाता कि सच में ये जादू की दुनिया है या कोई मामूली सी दुनिया, क्योंकि यह सारी चीज तो उसकी दुनिया में भी थे। और यही बात अब तक करो को समझ नहीं आई। महेश्वरी अकेले अपने हाथ में अपना बैग पड़े हुए चुपचाप तेज कदमों से आगे जा रही थी। वह पूरा शहर पर करने के बाद वह लोग एक बड़े से जगह पर आकर इकट्ठे हो गए। वहां देखकर साफ पता चल रहा था कि सब अभी ही वहां पर पहुंचे थे। तभी वहां कुछ अनाउंसमेंट हुआ, जिससे सब सुनते हुए एक अलग अलग लाइन बना दी। माहेश्वरी अपना बैग संभालते हुए दूसरी तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके सामने दो लड़कियां चलते हुए आने लगी, जिससे वह तीनों आपस में ही टकरा गई। और जैसे उन दिनों में एक दूसरे को देखा, उनका चेहरा एकदम से बदल गया। वह तीनों में से दो लड़कियों में से दो लड़कियां माहेश्वरी और राजकुमारी काव्य थी, जो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हुई एक दूसरे को घूर रही थी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन कहलाती थी अपने राज्य की। देखिए, ये दोनों जितनी ही ज्यादा खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा खतरनाक। आसपास के सभी लड़के लड़कियां बस उन दोनों को देख रही थी। पास करें, एक लड़के ने दूसरे लड़के की तरह देखकर कहने लगा, भाई ये दोनों लड़कियां देखकर तो किसी तेज स्टार तलवार की तरह लग रही है, और इनका तीज और काफी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है। यार देवी अज्ञात्मक शक्ति इतना बढ़ गया है तो उसकी औरत को महसूस कर सकते हो, तो मुझे क्यों बता रहे हो? पर कुछ भी कहे, ये दोनों है तो बहुत खूबसूरत। पर उधर देख, पारस राज्य की दो राजकुमारियां, वह भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और भी तो है यहाँ लोग लड़कियां। हाँ हाँ, पर ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देख रही है ना, ये बात मैं पक्का कह रहा हूँ कि आगे जाकर चले इन दोनों के बीच बहुत जोरदार मुकाबला होगा, मजा आएगा। दो ताकतवर जादूगर को लड़ते हुए देखकर तू अपना सोच, मैं तो तेरे लिए यहाँ आया था। मुझे यहाँ जादू सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो तू मेरे से सिर्फ 2 कदम पीछे है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा लेता तो तुम मेरे जितना पावरफुल हो जाता। तभी वहां दो आचार्य आकर सबको उनके उनके जगह पर खड़े रहने को कहा, और उन्हें वहां के नियम कायदा कानून बताने लगी, जिसे सब लड़के लड़कियां बड़े गौर से सुन रहे थे। वहां पर पूरे 50 लड़के लड़कियां थी, तो कुल मिलाकर 100 लोग वहां पर इस वक्त खड़े हुए थे। एक आचार्य बहुत तेज आवाज में उन सभी को देखते हुए कहने लगा, पहले ही तुम सब की आध्यात्मिक और शास्त्र का ज्ञान बखूबी हो, पर यहाँ तुम्हें भी अपने आप को सिद्ध करना होगा। आप 100 में से 50 लोग पा सकते के बाद वापस चले जाएंगे, और 50 लोग जो बचेंगे उनका क्या होगा वह हम आगे बताएंगे। आपके पास 5 होते हैं। इन 5 हफ्ते में 5 अलग अलग परीक्षा ली जाएगी, तो अपने अंतर मन को अब पूरी तरह से जागृत कर लीजिए। हम अभी आप सबको कुछ ना बताएंगे और ना ही कुछ सिखाएंगे। 5 हफ्ते हम बस आपको आपके 5 गुना से पहचानेंगे। पर यह सब तो पहले नहीं होता था, अब ये क्यों हो रहा है? एक लड़की ने अपना हाथ ऊपर करके बहुत तेज आवाज में कहा। इस पर आचार्य ने उसे लड़की को देखा और फिर कहानी लगा, तुम्हारी इसी आचरण के कारण, क्योंकि यहाँ सिर्फ अब जादू या बाकी सारे ज्ञान नहीं, बहुत सारे चीज के बारे में बताया सिखाया जाता है। अगर आप 100 के 100 हमारी परीक्षा में पास हो जाएंगे तो हम उन 100 स्टूडेंट को भी इसमें प्रवेश करने देंगे। अभी बस आपको अपना मेडिटेशन और अपने अंदर मन को शांत और अपने मन को काबू करना होगा। आप सबको ये बात भी बता दो कि 5 हफ्ते के बाद यहाँ बहुत सारी स्टूडेंट और आएंगे जो आपसे कम शक्तिशाली होंगे या ज्यादा, ये हम कुछ नहीं कह सकते। पर अपने से सभी लोगों को अब तक आप जो थे या जो रह चुके हैं वह व्यक्तित्व न रखकर यहाँ से सीखने की चाहत रखकर आना होगा, क्योंकि यह आचार्य निकेतन से निकलने वाले जादूगर सिर्फ जादूगर नहीं, पूरी दुनिया के रक्षक बनकर बाहर निकलते हैं।
जिसे इस दुनिया से लेकर हर दुनिया के बारे में पता होता है, और जहां तक तुम लोग जानते हो कि दूसरे दुनिया काली और बुरी शक्तियों वाले लोग रक्षा और ड्रैगन्स यहां पर आकर तबाही मचाते हैं, उन्हें रोकना और आम लोगों को सुरक्षित रखना हमारे हम जैसे जादूगर का कर्तव्य होता है। इसलिए अगर किसी के मन में सेवा भावना और वह बस अपने परिवार को सूरत से रखने के लिए या किसी प्रकार की स्वार्थ के लिए जादू सीखकर यहाँ से लौटना चाहता है तो वह सब अभी लौट जाए, क्योंकि यहाँ अंदर जाने से पहले जान आंखों में कैसे डर से अंदर जाना होगा जिन्हें जिससे तुम्हारे अंदर जाने या न जाने का उसके कारण हो सके। ये कहते हुए उन 4 आचार्य में एक एक कर अपना हाथ ऊपर कर दिया और उनके हाथों से निकलते हुए रोशनी एक जगह समाहित होकर एक बड़ा सा दरवाजा बन गया, जिसके देखते ही सब देखते ही रह गए। आप सबको उसे दरवाजे से धीरे धीरे अंदर की ओर जाना था। जो पहले लड़का हिम्मत करके आगे जाकर दरवाजे को पार किया तो वह दरवाजा से वापस से बाहर धकेल दिया और वह खुद दूर जाकर गिर गया। ये देखकर सब देखते ही रह गए। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दरवाजा तुम्हारे अंतर मंतर जाकर तुम्हारी अच्छी बुरी चीजों को तरफ कर तुम्हें इस जादू दुनिया में जहां तुम जादू सीखोगे वहां सब धीरे धीरे करके उसे जादुई दरवाजे से अंदर जाने लगे। उन 100 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट तो वहीं से बाहर हो गए। हालांकि वह बहुत अच्छी जादूगर थी, पर उनके अंदर एक अलग की तरह का डार्कनेस भरा हुआ था जो कभी भी किसी भी को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए वह लोग इस पवित्र जादू से बने दरवाजे को पर नहीं कर पाए। जैसे वह सब दरवाजे के अंदर आए तो उन्हें एक अलग ही दुनिया देखने को मिला कर हो तो बस वही रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये तो काफी बड़ा और भाव तरह का स्टेडियम नजर आ रहा था। आज पास देखते हुए सब सोचने लगी कि इसी कारण यह आचार्य नगरी फेमस है कि यहाँ हर एक 4 कदम में कुछ जादुई चीज होती है। एपिसोड 10। अगली सुबह आरव उबासी लेते हुए नाश्ता करने लगा। इसे देखकर कारण की माँ उसके तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हें कल भी वही सपना फिर आया ना? हो सकता है ये सपना मेरे अतीत से जुड़ा हुआ हो। उसने कहकर वह अपना नाश्ता करने लगा। कुछ देर के बाद कारण और आरव वैद्य जी की घर की तरफ चले गए, क्योंकि आचार्य नगर जाने से पहले उनसे मिलना था। जब वह वहां पर आए तो वहां पर काफी भीड़ लगा हुआ था। ये देखकर आरव और कारण जल्दी से वैद्य जी की घर की दूसरी तरफ बनी गार्डन की तरफ चले गए। वहां पर एक लड़का गहरी गहरी सांस लेकर नीचे जमीन पर लेटा हुआ था और वही वेद और आसपास के लोग परेशान होकर उसे लड़के को देख रही थे। वे उसके बगल में बैठे उसके कभी हाथ पकड़कर नाव चेक करते तो कभी उसके माथे पर अपना हाथ रखकर अपनी जादू मंत्र बुझते हुए उसकी दशा जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर सब परेशान हो रहे थे और उसके पिताजी के सामने ही खड़े हुए थे। वो परेशान हो गए। वो घबरा कर कहा, वेद जी कुछ भी कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। पता नहीं अचानक से कैंसर हो क्या गया। कल रात तक तो ठीक था पर सुबह पता नहीं से क्या हो गया। वेद जी परेशान होकर उसे लड़के को देखने लगे, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने जादू की शक्ति से इस लड़के का कुछ इलाज तो कर दिया था, जिसे अभी वह इतना आसान था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है। आरव और कारण भी वहां पर आ गए। आरव की नजर जैसी उसे लड़के पर गई वह उसे लड़के की भाव और उसके पीले पड़े चेहरे को देखने लगा। मुझे देखते हुए आरव उसकी तरह बढ़ गया और उसकी दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने उसे लड़के को ध्यान से ऑब्जर्व कर इसकी आंखों के नीचे चेक किया, फिर उसके मुंह खोलकर उसका जीभ भी उसे ऐसे करके देखकर वेद जी और करण और आसपास के लोग सब उसे देखने लगे, पर आरव किसी पर ध्यान न देकर उसे लड़के के हाथ के नाक चेक करने लगा। कुछ देर के बाद उसने उसके सीने पर हाथ रखा और 2-3 बार प्रेस करने लगा। प्रेस करते हुए उसके हाथ से एक पीली रोशनी निकलने लगी, जिसे सब देखकर हैरान रह गए। कुछ देर के बाद उसे लड़के के मुंह से झाग निकलने लगा। फिर लगातार ऐसे ही होने के बाद सब हैरान रह गए और उसके पिताजी डरते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम मेरे बेटे को? आरव बस चुपचाप उसे लड़के को देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए उसने वैसे की तरफ देखा और कहा, क्या मुझे जल औषधि मिल सकता है? ये सुनकर वेद जी ने उसे देखा कि सर हिलाते हुए अपनी कोठी के अंदर चला गया और उसके आप वापस आने के बाद उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरी में एक सूखा पाउडर था, जिसे देखने के बाद आरव ने उसे में से एक चुटकी वह पाउडर लिया और उसे लड़के के नाभि के नाभि में रंग डाल दिया और उसे नाभि को जोर से अपने एक उंगली से दबाना शुरू किया और वह कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसे ऐसा करते देखा तब उसे देखने लगे और उसे वक्त आरव का ऑरा कुछ अलग ही लग रहा था। धीरे धीरे उसे लड़के के मुंह से झांक के जगह अब खून निकलने लगा। ये देखकर सब और ज्यादा परेशान हो गए, पर किसी ने आरव के आप को देखकर कुछ कहा नहीं और उसका पिता बस प्रार्थना कर रहा था कि उसका बेटा किसी भी तरह से बच जाए। कुछ देर के बाद आरव ने अपनी आंखें खोली और फिर उसे लड़के की तरह देखकर कहा, कुछ देर खून की उल्टी करने के बाद इसके शरीर की सारी जहर निकल जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जहर? ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगी। वह वेद आश्चर्य होकर आ रहा की तरफ देखकर कहने लगा, तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि इसके शरीर में जहर है? मैं भी पता करने की कोशिश की थी कि आखिर इसके आंखों में नीलापन और जीभ में सूखता हुआ रंगत आते देखा और इसके जीभ में भी कुछ नील धब्बे थे और उसका शरीर जिस तरह हो रहा था उसे तरह से मुझे समझ आ गया और मैं अपनी शक्तियों का उसके शरीर के पास ले गया। मुझे पता चल गया कि इस हुआ क्या है। धीरे धीरे वह लड़का खून की उल्टी करना बंद कर दिया और अब उसके चेहरे पर वापस वह चमक और आंखों में लाली आने लगी और उसका चेहरा भी और पूरा बदन जो कुछ वक्त पहले ठंड पड़ने लगा था,
अब वह बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। ये देखकर सब आरव की तरफ देखने लगी, पर आप चुपचाप वहीं खड़ा रहा। कुछ देर के बाद आसपास के लोग और उसकी लड़का के पिता ने आपको शुक्रिया अदा किया और वह वहां से चले गए। इसके जाने के बाद अब कारण वेद जी और आरव एक जगह पर बैठ गए। वैद्य आरव को देखकर कहने लगा, मुझे पता नहीं था कि तुम ही यहाँ। वैद्य जी ने आ रहा की तरफ देखा और कहने लगी, आरव तुम्हारी यह वेद शास्त्र तो मुझे भी कई ज्यादा प्रवाहित ढंग से तुम प्रवाहित प्रभावशाली हो गया है। तुम काफी अच्छे शिष्य मिले। आज तक इतनी जल्दी और आसानी से वेद शास्त्र को किसी ने नहीं जाना ना ही समझा, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया और तुम्हारे आज मुझे तुम्हारे जादुई स्तर बढ़ गई है। आप ऐसा कह सकते हैं वैदिक जी, पर मैं अब तक नहीं जान पाया कि यह स्टार कैसे बढ़ाते हैं। मैं तो वही करता रहा जो आप लोग मुझे करने को कहने लगी कहता। पर तुमने मेहनत बहुत की है बेटा। नहीं तो मैंने ये भी ऐसे भी लोग देखे हैं जिसके अंदर खास शक्ति होती है पर वो मेहनत नहीं करना चाहते, और तुमने जितनी मेहनत और हिम्मत दिखाई है वह आज तक किसी ने नहीं दिखाई। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। पर याद रहे, तुमसे कई ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली जादू की जानकारी वहां तुझे मिलेंगे। इसलिए एक बात जरूर याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी पूरी शक्तियां वहां कभी भी किसी को मत बताना, क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली लोग हमेशा ज्यादा शक्तिशाली लोगों को खराब कर उनसे आगे जानना चाहते हैं। आपके कहने का मतलब क्या है वेद जी? जिस पर वह जी ने गहरी सांस ली और अपनी अतीत के बारे में याद करते हुए उसने निराशा से अपना सर झुका लिया। उसे उनसे ऐसे करके देखकर कारण और आरव ने एक दूसरे को दिखने लगे। आरव वैद्य जी को देखकर कुछ सोचने लगा, फिर उसने बात बदलते हुए कहने लगा, वैद्य जी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं अपने अतीत को कैसे जानूं? अगर मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि मेरा सपना मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है, तो जरूर मुझे किसी चीज का खतरा था या उसे खतरे में मेरी जान थी, तभी मैं उसे हालत में आप सबको मिला। क्योंकि जैसी स्थिति मेरी थी यह बता पाना नामुमकिन नहीं है कि मुझे किसी ने जानबूझकर खतरे में डाला था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे मारना चाहता हो और अब तक तो मैं अपने आप को जाना भी नहीं हूं कि मैं कौन हूं? तो क्या मैं जब अपने आप को खोजना चाहूं तो क्या हुआ वह खतरा वापस मेरे साथ आ सकता है? आरव बहुत लॉजिकली सोचते हुए कहने लगा, क्योंकि इतने दिनों तक उसे जो सपना आ रहा था वह उसे लड़की की मौत का दृश्य था, जिसे वह साफ समझ गया कि यह इस लड़के यानी जिसके शरीर में आरव है उसे किसी ने जान से मारा था और वह कोई लड़की है। लड़की का चेहरा उसने ध्यान से देखा नहीं था, पर उसे इतना समझ आ गया कि उसे लड़की ने ही आरव को जान से मारा था। और उसने वह महल, बाजार, नदी और 5 हीरे, हर एक परिवार और 2 नफरत भरी आंखें और खून से भरा हुआ तलवार, यह सब उसके सपने में लगातार चलती रहती थी, जिसे घबरा कर हमेशा आधी रात को आपकी नींद खुल जाती थी। तो वह कुछ सोचने लगा, क्योंकि यह सवाल आ रहा हूं हमेशा उससे करता था। कुछ देर सोचने के बाद आरव की तरफ देखने लगा। वैद्य जी के साथ वक्त बिताने के कारण आरव को बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो गया था, और पिछले जन्म में डॉक्टर होने के कारण उसे की याददाश्त की क्षमता क्यों बढ़ चुकी थी। और यहाँ तो डॉक्टर का कम बेड और वैदिक शास्त्र पढ़ने वाले और वैदिक शक्ति हासिल करने वाले लोग ही करते थे, और आरव को ये सारी चीज पढ़ना, जानना और करना काफी पसंद आने लगा। इसलिए अपने पूरे समय के दौरान कुछ समय वह व्यक्ति के साथ भी बीतता था। कुछ देर बातें करने के बाद वह लोग वापस चले गए। रास्ते में चलते हुए आप किसी गहरी सोच में कौन था? तो वही कारण बाजार को देखते हुए आगे चलने लगा। कुछ देर होकर कारण ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वैद्य जी क्या कहने का मतलब क्या है? तुम्हें छुपकर रहना है सबसे, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम्हें समझ आ जाता तो तुम आज मेरी जगह नहीं होते। बुद्धू अब चलो, हमें आचार्य नगर के लिए निकलना है। तुमने कहा था कि हम बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे, पर ऐसे कैसे वहां पहुंच जाएंगे? ना तुमने आचार्य नगर देखा है और मैं तो सोचा भी मत। हाँ हाँ, तुम तो इस दुनिया में टपके हुए हो ना, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है इस दुनिया के बारे में, कारण में मजाक ने कहा। पर आरव के लिए तो ये बात सच ही थी। उसे सच में इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, वह तो ऐसी टपक गया था इस दुनिया में। पर यह बात वह कारण को नहीं कह सकता। वह लोग अपना सामान लेकर सीधा अपने शहर से बाहर की तरफ चलने लगे। कुछ देर में बोलो शहर के बाहर आकर एक जगह खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। कारण ने अपना नजर इधर उधर करते हुए कहने लगा, पिताजी ने तो कहा था कि हमें इस जगह गाड़ी मिल जाएगी, पर मुझे अब तक कुछ दिख क्यों नहीं? क्या यहाँ गाड़ियां भी है? ये सुनकर कारण है उसे अजीब नजरों से देखा, तभी एक बस वहां पर आ गई। ये देखकर आरव हैरान तो हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं और करण के साथ वह उसे बस में बैठ गया। अंदर आए उसने देखा कि उसी की उम्र की लड़की और लड़कियां इस बस में बैठे हुए थे। ये देखकर उसने संभाले नजरों से आरव को आरव में कारण को देखा, तो कारण सबसे पीछे वाली सीट में जाकर बैठ गया और आरव को भी अपने साथ बैठा लिया और कहने लगा, ये सब वही जा रहे हैं जहां हम जा रहे हैं, आचार्य नगर पर। जैसे तुम जानते हो आचार्य नगर कोई मामूली जगह नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और जादुई जगह में से एक है। पारस साम्राज्य के बाद वही कैसा जगह है जिसके नाम से हम पूरी दुनिया की में जाने जाते हैं। परत साम्राज्य के नाम ही इतना बड़ा है कि तुम तो वही रहते थे ना, तो तुम ये नाम क्यों दोहरा रहे हो? कुछ नहीं, बस ये नाम को सुनकर कुछ अपना सा फीलिंग आता है और कुछ नहीं। और तुम लोगों ने जैसे कि मुझे बताया था मैं वहीं से, तो मुझे नहीं जाकर अपने बारे में पता करना चाहिए? और वह जी ने भी तो कहा था, पर उनकी बातों का अगर मैं जहां तक समझाऊं तो मुझे अपनी शक्तियां बढ़ानी चाहिए, उसके बाद अपने बारे में जानना चाहिए। अगर सच में मेरे जान को खतरा है तो मैं अपनी शक्तियों से अपनी जान बचा सकता हूं।
पर इस वक्त अगर मैं अपने आप को जानने में ध्यान दूंगा तो मेरी मौत कब कहाँ कैसे हो जाए मुझे ही पता नहीं चलेगा। फिर मन ही मन कहने लगा, और मुझे यह मौका दूसरी बार मिला है जिंदगी जीने के लिए, वह भी एक फैंटेसी भारत दुनिया में, तो मैं किसी भी हालत में वापस मरना नहीं चाहता। मुझे तो ये भी लगता है कि यहाँ सब लोग मुझे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, और जिस तरह से मुझे सपना आया है उसे हिसाब से तो मुझे समझ आ गया कि मुझे किसी भी हालत में लड़कियों से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि अगर मैं गलती से किसी लड़की के सामने इस शक्ल में आ गया ना, तो वह मुझे करने में दूसरी बार मुझे करने में देर नहीं लगाएगी। मैंने उसका शक्कर तो नहीं देखा है, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा है, पर मैं क्या कर सकता हूं, ये सोचते हैं उसने कुछ सोचते हुए अपने आसपास देखा, कारण की तरफ जो आंखें बंद करके सो रहा था, जैसे बहुत देर के बाद आखिरकार बॉक्स इतनी समय से चलता हुआ बस एक पहाड़ के नीचे आकर रुक। आज पर जितनी हरियाली थी उससे भी ज्यादा हरा भरा वह पहाड़ नजर आ रहा था, और उसे पहाड़ के आसपास जीव काफी बड़े बड़े पथरीले पहाड़ और छोटे छोटे गांव शहर कल से नजर आ रही थी, जहां से एक लंबा रास्ता एक दूसरे को जोड़ रहे थे। जैसे ही सब उसे बस से बाहर निकले एक आचार्य जैसे दिखने वाले में उन सभी को देखते हुए कहने लगे, अभी एक और बस आने वाला है, उसके बाद तुम सब एक साथ इस परीक्षा के लिए आगे पढ़ोगे। तब तक नहीं, यहीं पर तुम सब रहो, और आसपास खतरा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखो कि कोई भी अनजान जगह पर ना जाए। एक तरफ आचार्य शहर है और दूसरी तरफ उसका बाजार, पर तुम ही वो दोनों जगह नहीं जाना है। सबसे पहले तुम मुझे जितने भी लोगों का परीक्षण होगा, उसके बाद एक प्रतियोगिता होगा, तब जाकर तुम आचार्य नगर के विद्या निकेतन में प्रवेश ले सकोगी। इसलिए जिन लोगों ने ये सोचकर आए हैं वह कि उन्हें सीधे सीधे आचार्य विद्या निकेतन में प्रवेश मिल जाएगा बिना अपने प्रतिभा को दिखाए, वह लोग अभी के अभी यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनी शक्तिशाली स्टार के पास भी शास्त्र ज्ञान और दूसरी जादू नहीं पहुंचे हो, वह लोग इस प्रवेश परीक्षा में प्रतिभागी नहीं बन सकते। ये सुनकर कुछ लोग निराश हुए तो कुछ लोग हैरान। उन्हें पता था कि आम लोगों को बहुत कम इस जादू विद्या निकेतन में प्रवेश मिलता है, पर जिन्हें भी मिलता है वह लोग बहुत खास होते हैं, या तो उनकी शास्त्र का ज्ञान काफी राहत के बाद भी शास्त्र ज्ञानपान करने के बाद उन्हें वह दूसरे स्तर तक पहुंच जाते हैं, उन्हें आसानी से यहाँ प्रवेश मिल जाता है। ये कभी कभी शास्त्र के पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर वह दूसरे स्तर पर ना हो फिर भी उन्हें प्रवेश मिल जाता है, पर इस बार तो बहुत अलग नियम लागू हो चुके थे। कुछ लोगों ने इस बात को लेकर आवाज उठाई, आचार्य, पर हमें तो इतना कहा गया था कि हम अपनी शास्त्र ज्ञान पूरा करने के बाद यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं, इसमें जादू स्टार का क्या? मिस्टर जादुई शक्तियों का स्टार के क्या आवश्यकता? यही होता आ रहा है, और इतने सालों के बाद यह मौका हम जैसे आम इंसानों को मिला है, इसमें भी आप इतनी कड़ी कठोर नियम बता रहे हैं, तो हम आम इंसान अब जादू कहाँ से सीखे? शास्त्र तो हमें किसी शास्त्र ज्ञानी या लाइब्रेरी की पुस्तकों से हासिल हो जाता है, और जिसके पास वह 5 जादुई किताबें हो वह बहुत आसानी से जादू शास्त्र के किताबें और आध्यात्मिक किताब में से अपनी ज्ञान दृष्टि कर लेते हैं, और हम आम इंसान ये कैसे करेंगे? और अगर तुम्हें शास्त्र के ज्ञान है और तुम जादू करना नहीं जानती हो तो इसमें तुम्हारी ही नाकामयाबी है, क्योंकि अब तुम्हारा मुकाबले उन 2 से 4 स्टार वाले जादूगरों से सीधा होगा। तब तुम क्या करोगी अपने शस्त्र से ज्ञान का, जब तुम्हें जादू करना ही नहीं आता हो? और पिछले साल हमारे जादुई नगर से 5 आम इंसान बहुत उच्च दर्जे की जादूगर बनकर निकले हैं, जो इस वक्त ऐसी जगह पर अपना योगदान दे रहे हैं जहां पर आप जैसे आम इंसान रहते हैं, और हम बुरी शक्तियों और बुरे दानवों से आपकी रक्षा करते हैं। इसके बारे में आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते, और जो ये सब के बारे में जानते हैं वह भी बस जानते ही हैं, पर सामना कभी नहीं की। पर सब जानते हैं कि ये दुनिया किस तरह से है, तो तुम लोग अपना मुंह बंद करो, और किसी जिसे परेशानी है वह यहाँ से जा सकता है। ये सारी बातें एक पेड़ के नीचे खाड़ी अरब और कारण भी दूर से सुन रहे थे। वह लोग आराम ने जो अपने घर के अंदर किसी अनजान को आने नहीं देना चाहता, इसलिए जानबूझकर हो गुस्सा होकर सामने वाले को डांट रहा है। करण नाम, उसकी बात सुनिए और मुस्कुराते हुए तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। वैसे भी मैंने गलत कुछ कहा नहीं, देखा नहीं कैसी परेशान कर रहे हैं हम जैसे लोगों को, वह छोड़ो और तुम अपने ऊपर ध्यान दो। यहाँ से गुजर रही सारी लड़कियां तुम्हें तो हो गए हो, तुम्हारे पीछे मैं पूरा दब जाता हूँ, अब थोड़ा साइड भी हो जाओ। ये कहकर कारण ने उसे एक किनारे खड़ा किया और उसके 2 कदम आगे जाकर खड़ा हो गया। आराम कुछ सोचे, उसे अपने आप पर काफी ज्यादा गर्व हो रहा था। उसने मन ही मन कहने लगा, तुमने 2 लोगों को अपना दोस्त बनकर काफी अच्छा काम किया था अपनी पिछली जिंदगी में, और वह पुलिस वाला जिम ट्रेनर से तुमने जो एडवाइस ली थी मुझे आगे जाकर इन दोनों की चीज मुझे काफी बोलो क्या कर रहे होंगे, क्या उसे दुनिया क्या कर रहा है? यादव तो हमेशा ये बात क्यों सोचता है कि दोस्त दुनिया में वापस जा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता हूँ। वह अपने ख्यालों में घूमने लगा। उसे एक जोरदार याद करते हैं। उसने जल्दी से कारण को हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, और कहानी मैंने तो ये बात भूल ही गया हूँ। ये सुनकर कारण ने अपना बाल खुजलाते हुए कहा, कौन सी बात? पहचान बदलना है भूल गया? वैक्सीन क्या कहा था जब मैं अपनी सपना के बारे में वह जी को बताया था, और उन्होंने मेरी मानसिक दर्शन से अपने दिव्य दृष्टि से मेरे सपनों के बारे में कि मुझे कोई जान से मारना चाहता है, इसका मतलब कोई मेरी हत्या करना चाहता है।
ये बात तो मैं जान ही चुका करना चाहता है, और वह एक लड़की है, और जिस तरह से मेरी सपने में नफरत भरी आंखें दिखाई देती है, तो उसी तरह तो मुझे सिर्फ एक ही चीज पर शक हो रहा है कि मुझे कोई राजघराने का कारण ने झट से कहा तो आरंभ में सर हिला दिया, और उनकी जादुई शक्तियां हमसे कई ज्यादा ऊपर की होती है। इसका मतलब अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो बिना तुम ही मौका दिए तुम्हारी कत्ल कर देंगे, उसके साथ ही आरोपी की जहां तक उसने सोचा था वह सब करने कहा, और दोनों अब घबराहट के मारे एक दूसरे को देखने लगे। अब क्या करें, और आपकी आंखों में सारा किया और मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे, और वह लोग समझ गए कि उसने उन्हें करना क्या है। करण ने अपने बैग से एक लंबा सा कोड निकाल और आरो को दे दिया। आ रही थी, फिर अपने हाथ में बंधे काले धागे को लेकर उसने अपने बालों को, फिर उसने अपने बाल को कुछ अलग ही तरह, उसके बाद लगातार उसके हाथ लगातार उसके बालों पर चल रहे थे, और कारण बस उसे देख रहा था। चुप करो, मुझे वैसे तो मुझे पता नहीं है कि कौन मुझे जान सकते हैं कौन नहीं, फिर भी आप, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है। तुम्हारी आंखों का रंग अब सुनहरा हो गया है, और यह कैसे हुआ? ये तो तुम, मेरी शक्ति तुम्हारे सर शिव प्रकाशित हुई है, उसके बाद से ही तुम्हारे आंखों का रंग अब सुनहरा हो गया है। आरव अंत में अपने ऊपर के बालों में अपने बाल ऊपर के आधे पकड़ बांध दिए, और दो लट उसकी साइड के माथे पर आ गए। अब वह बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। कारण मुंह खोले हुए कहने लगा, यार तो ऐसे दिखेगा तो मैं तो बिल्कुल कचरा ही लगूंगा तेरे सामने। हम दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं। अब बात की सच में मुझे कोई जान पहचान पाएगा कि नहीं? अब तो तुम्हें कोई पहचान ही नहीं सकता। अब तुम्हें देखकर कोई मारने का तो नहीं, पर मरने का जरूर सोच सकता है तुम पर। फिर कहने लगा। वह लोग अपना बैग लेकर उसे भीड़ में शामिल हो गए जहां बाकी सब लोग थे। फिर भी आरव उसे भी से काफी अलग लग रहा था। उसे पलट पलट कर देख रही थी, तो वही लड़के उसकी पर्सनैलिटी को देखकर मुंह बना रहे थे। आसपास के लोग बहुत आसानी से उसकी शक्तियां पहचान जाती, और सबकी कुछ बातें को ध्यान में रखते हैं उसने ये सारी चीज की, और उसके बाद बोलकर वहां से तुरंत गायब हो गए। ये देखकर सब एक दूसरे को देखने लगी। फिर कुछ लोग हिम्मत करके कुछ गाने, बाकी सब भी बैग पड़े हुए चल रहे थे। कुछ लोग ग्रुप बनाकर चल रहे थे, तो कुछ आरव और कारण भी ऊपर की ओर चलने लगी, पर जो लोग जो जोश में आगे बढ़ गए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।